Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 30 January 2021. Let's start the session. Our first news is इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता होना चाहिए कि अब इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या क्या बोला है थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जान लीजिए। आप यूज कर सकते हैं आपके पेपर 2 में। इसका फैक्ट एकदम ऑथेंटिक फैक्ट होता है। जो भी फैक्ट है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे, और जो भी फैक्ट है उससे आपको 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे क्या बोला है कि 11% की ग्रोथ देखी जाएगी नेक्स्ट फिस्कल। तो 11% की कौन सी ग्रोथ है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, तो दो तरह की जीडीपी होती है। एक होती है रियल, एक होती है ग्रोथ, और एक होती है नॉमिनल ग्रोथ। तो ये जो बात हो रही है 11%, ये कैसी बात हो रही है? ये बात हो रही है रियल। 11% जो है वो रियल ग्रोथ होने वाली है। नॉमिनल ये करीबन बोल रहा है 15 पॉइंट कुछ होगी नॉमिनल। तो रियल और नॉमिनल क्या होता है? रियल होता है जो हम फिक्स्ड एक जो बेस ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। जैसे अभी हमारा जो बेस ईयर है वो 2011 का चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रियल ग्रोथ रेट है वो 11%। और नॉमिनल क्या होती है? चेंज होती रहती है, हर साल का माना जाता है। जैसे 2020-21 का होगा। तो याद रखिएगा ये जो 11% जो ग्रोथ दिखा रहा है ये रियल ग्रोथ रेट है जो फिक्स्ड टाइम पीरियड को लेके मानी जाती है। जो अभी हमारा बेस ईयर चल रहा है वो 2011 चल रहा है, और नॉमिनल जो है वो 15% है। एक आपने सुना होगा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर आपके एनसीईआरटी में भी लिख रहा है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल अपॉन रियर इनटू 100। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट पेपर 1 में भी पूछ सकता है, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? तो नॉमिनल रेट अपॉन रियल रेट इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक चीज तो ये हो गई। फिर ये बोल रहा है कि अभी जो हमारी 11% ग्रोथ देखेंगे और वी शेप्ड रिकवरी, ये तो आप पढ़ पढ़ के मैं रोज आपको समझा रहा हूँ। वी शेप्ड रिकवरी देखिए यहाँ दिखाया भी गया। वी शेप्ड रिकवरी ये देखिए ग्रेथ हो रही थी, फिर ये देखिए गिर गया, अब देखिए धीरे धीरे दोबारा उठ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। तो अब ये ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वी शेप्ड जो है वो रिकवरी होगी। एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी बात इसमें बात हो रही है काउंटर साइकिल फिजिकल पुश। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा इन्फ्लेशन का टाइम चलता था, ये हमारा अच्छा टाइम जब चलता है, या हम जिसे हम बोलते हैं अच्छा टाइम पीरियड, तो उसमें क्या करते हैं कि सरकार क्या करती थी कि टैक्सेस को बढ़ा देती थी, और जो अपनी स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो कम करनी चाहिए, ये होता था। और जैसे अभी रिसेशन का टाइम है, तो रिसेशन के टाइम पे क्या करती है कि टैक्सेस को तो कर देगी कम। रिसेशन के में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा होता नहीं है, तो लोगों के पास होगा नहीं पैसा, तो टैक्सेस कर देगी कम, और स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसे बढ़ाना चाहिए। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस में होता था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता था पिछले साल तक। लेकिन इस बार तो ये ऐसा ही बोल रहे हैं कि हम ये करना चाहेंगे, काउंटर साइकिल। इसको हम बोलते हैं काउंटर साइकिल, इसे बोलते हैं बूम, इसे बोलते हैं रिसेशन। ऐसा नहीं होता था इंडिया में, जबकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा ही होना चाहिए। मतलब बूम पीरियड, जब हमारा अच्छा पीरियड चल रहा है तो सरकार को खूब सारा टैक्स लगाना चाहिए और अपनी स्पेंडिंग को कम कर देना चाहिए। और रिसेशन जैसे अब चल रहा है कोविड कोरोना के टाइम पे, तो सरकार को क्या करना चाहिए कि टैक्सेस को तो कम कर देना चाहिए, ताकि लोगों पे बर्डन कम पड़े, और जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो ज्यादा से ज्यादा करे। तो अभी यही सरकार कर रही है। रिसेशन के टाइम पे उन्होंने टैक्स कम करे और स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है। इसी को हम बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल पुश, याद रखिएगा। तो अब सरकार जो है काउंटर साइक्लिकल पुश करने के लिए तैयार है। एक चीज तो ये हो गई, अगर स्पेंडिंग ज्यादा होगी गवर्नमेंट की, तो उससे फायदा क्या होगा? लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। अगर लोगों के पास पैसा होगा तभी ना ग्रोथ इंक्रीज होगी, वैसे तो ग्रोथ इंक्रीज हो नहीं सकती। तो ये हमारा हो गया ये चीज। तो ये मैंने आपको दोनों चीज बता दी जो भी इसमें लिखा हुआ था। एक तो वी शेप लिखा था, ये बताया था, और काउंटर साइक्लिकल पुश। मैं और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे वैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप लोग सीएपीएफ या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। कुछ कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। एक आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में सवाल हो सकता है, हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? तो याद रखिएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम है लिख रहा है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन। प्लीज रिमेंबर हु इज द सीईओ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए कौन है? तो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यन है। इनका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन है। तो मैंने आपको दोनों बता दी। रियल जीडीपी, यहाँ पे भी वही चीज लिख रही है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। हेल्थ इंफ्रा मस्ट बी एजाइल, तो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो है साइलेंसी बाइस नहीं होना चाहिए, सेलियंसी बाइस। अगर कोई पूछ लेता है सेलियंसी बाइस क्या होता है, तो सेलियंसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को केवल बड़े बड़े जगहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट केवल बड़े बड़े जो हॉस्पिटल वगैरह है उन्हीं पे ध्यान देती है। जो छोटा छोटा चीज है, गांव गांव देहात देहात, वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा ये सरकार इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि सरकार को सेलियंसी बाइस नहीं होना चाहिए। मतलब जगह को देख के या क्वांटिटी को देख के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में चीटिंग बाजी नहीं करनी चाहिए। सिंपल बात ये। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। और अगर आप लोगों की इच्छा है कि मैं इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोगों को समझाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो केवल इकोनॉमिक सर्वे के लिए बना दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो प्लीज लिखें।
अगर आप लिखेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं बनाऊंगा नहीं, सिंपल बात ये। तो ये थोड़ा मैंने जिस्ट दे दिया है, आगे आप लोगों की मर्जी है कि आपको और अच्छे से इसके बारे में जानना है तो मेरे को बताइएगा, मैं समझा दूंगा। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट टाइटन ओवरसाइट और फंड रिसीव बाय एनजीओ। तो अभी सरकार ने क्या बोला है कि आपको पता है कि एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास बाहर से भी बहुत ज्यादा फंड आता था। तो अब सरकार ने ये बोला है अगर कोई भी कंपनी, जैसे बाहर की कंपनी मानिए गूगल हो गई या एप्पल हो गई, अगर वो इंडिया में भी है, ये सारी कंपनी बाहर की है लेकिन ये इंडिया में भी बेस्ड है, और अगर ये इंडिया वाली कंपनी इस एनजीओ में पैसा देती है, भले वो डॉलर की टर्म्स में हो या रुपए की भी टर्म में हो, कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में बेस्ड है और वो फंड देती है किसी एनजीओ को, भली डॉलर में भली रुपए में, उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। भली वो रुपए में भी है तो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिया बेस्ड कंपनी है, केवल इंडिया की कंपनी है और वो किसी एनजीओ में पैसा देती है इन द टर्म्स ऑफ रुपीस, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी है, भली उसकी ऑफिस इंडिया में है, वो इन्वेस्ट मतलब पैसा जो दान दे रही है वो भी रुपए में दे रही है, उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ये यहाँ चीज ये लिख रही थी। ये किस रूल के तहत हो रहा है तो याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, प्लीज रिमेंबर। और इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर जितनी भी एनजीओ हैं उनका पैसा एक ही बैंक में जमा होगा। याद रखिएगा सारी एनजीओ का जो फॉरेन का से जो पैसा आएगा, एवरी एनजीओ हु रिसीव मनी फ्रॉम द फॉरेन फंड्स, उसका पैसा जो है वो एसबीआई में ही जमा होगा, और वो सिंगल ब्रांच जो नई दिल्ली में ब्रांच है उधर ही जमा हो सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि किस बैंक में जमा होता है, तो एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में ही कोई भी एनजीओ, उसका फॉरेन का पैसा इसी ब्रांच में ही जमा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो दो सवाल बनते हैं, एक तो एसबीआई न्यू दिल्ली में ही पैसा जमा होगा, ये किसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं ये भी मैंने बता दिया। और जो भी बैंक जैसी पैसा रिसीव हो रहा है, जैसे मान के चलिए एसबीआई जो है इसके पास कहीं बाहर से पैसा रिसीव हो रहा है, तो विद इन 48 आवर्स उसे सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतना पैसा आया है इस एनजीओ के लिए यहां से। तो ये बहुत अब स्ट्रिंजेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये एनजीओ का एक तरीका क्या होता है कि ब्लैक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, कि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में हवाला, हवाला का पैसा, कि आपने किसी एनजीओ में पैसा डाल दिया, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो गया। तो आजकल लोग ये बहुत करने लग गए कि फॉरेन से घुमा के पैसा ले आएंगे, आप ही का पैसा वो एक राउंड मार के आ जाएगा फॉरेन से और वो व्हाइट हो गया। तो ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारी स्ट्रिंजेंट, बहुत टाइट कर दिया है प्रोविजन, ताकि ये ब्लैक मार्केटिंग या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस होता है वो ना हो। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया जो भी यहाँ हुआ है। आगे चलते हैं। एयर क्वालिटी टू रिमेन वेरी पुअर। एयर क्वालिटी मैं आपको रोज बता रहा हूं कि वेरी पुअर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पढ़ लेते हैं दोबारा। एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता कौन है? सीपीसीबी निकालता है। कितनी कैटेगरीज हैं? तो 6 कैटेगरीज होती है। कितने इंडिकेटर्स होते हैं? कितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं? तो 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं। यहाँ क्लियरली लिख रहा है, ये देखिए, ये 6 कैटेगरी के नाम है, 8 पॉल्यूटेंट के नाम है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सफर, सफर कौन निकालता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत ये आता है। इसे क्या कहते हैं, बनाया किसने था? तो आईआईटीएम जो पुणे बेस्ड है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था सफर। ये सब कुछ बताती है कि ह्यूमिडिटी कितनी है, वाटरफॉल कितनी है, पॉल्यूशन कितना है, ये सब कुछ बताता है ऑफ 72 आवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। आज यही आप मेरे को बता सकते हैं कि 8 तो ये वाले होते ही हैं जो हम AQI में पढ़ते हैं, 8 तो AQI के प्लस 4 और होते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि बाकी के 4 पॉल्यूटेंट्स का आप मुझे नाम बताएंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ, तो आज आप मेरे को बताएंगे कि बाकी के 4 पॉल्यूटेंट्स कौन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोनों का जिक्र होता है, देखिए सफर का भी जिक्र होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी जिक्र होता है। तो अभी जो है वो वेरी पुअर चल रहा है। आगे चलते हैं। ये एक एडिटोरियल आया था, तो मैंने सोचा कि आपको समझा देता हूँ किस बारे में, एक्चुअली बजट के बारे में, ये अंदाजा लगाना है कि क्या क्या बजट में होना चाहिए। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और आप इनको तो जानते ही हैं, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम साहब और प्रवीण चक्रवर्ती, तीनों ने मिलकर लिखा है एडिटोरियल, इसलिए मैंने सोचा आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको फैक्चुअल डेटा कम ही मिलेगा। आज का न्यूज़पेपर में फैक्ट्स कम है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो आज का पूरे न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे की ही बात है। तो आज समझने वाली बात है, आप पेपर 2 के लिए जितने अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, आपका दिमाग कितना खुल सकता है, वो वाली बात है। तो हम पढ़ा देता हूँ। फिर भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ाते, मुझे अच्छा लगा एडिटोरियल तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जो बच्चे बोर हो रहे हैं तो वो पॉज या तो आगे बढ़ जाएं, इतना पार्ट ना देखें, या समझ सकते हैं तो समझ लें। अब ये ऐसा बोल रहे हैं ऑथर साहब, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19
केवल हम ये नहीं देख सकते कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड 19 का इंपैक्ट नहीं पड़ा है। बहुत बार ये देखा गया है कि कंट्री की जीडीपी तो बढ़ती रहती है लेकिन कंट्री में ग्रोथ नहीं होती। तो ये यही बोल रहे हैं ऑथर साहब कि आप ये मत बोलिए कि इंपैक्ट हुआ है कोविड 19 का और हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। जीडीपी जो है वो हैज डिस्ट्रॉयड लाइफ एंड इनकम, लोगों की इनकम चली गई, लोगों की लाइफ चली गई, बड़ी आपकी जीडीपी बढ़ती रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहला क्वेश्चन तो यही है। और ये आपके एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन है कि जीडीपी के और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कंट्री की जीडीपी बढ़ रही हो तो उसकी ग्रोथ भी बढ़ रही हो। बहुत लोग आपने सुना होगा डिस्कशन में ये बोलते हैं कि अरे कंट्री की जीडीपी इतनी अच्छी चल रही है लेकिन लोगों के पास ग्रोथ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो मैक्सिमम पैसा है वो कुछ लोगों के पास है, सब लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो भाई जो अमीर है वो तो रिच होता जा रहा है। कल मैं एक एडिट कुछ पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रहा था कि अंबानी साहब की आय हर घंटे इतने करोड़ बढ़ गई, लोगों की तो जॉब चली गई, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन जो अमीर लोग हैं, जो अंबानी साहब जैसे लोग हैं, उनकी आय और डबल हो चुकी है। तो मैं यही बोल रहा हूं, अब लोगों के भाई अगर किसी की भी आय डबल होती है तो आएगा तो कंट्री के पास ही पैसा, लेकिन सब लोगों के पास पैसा नहीं है। तो यही यहाँ ये मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी चीज बोली है कि आपकी भली जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हो गई है। तो पहला तो यही था। मैंने बहुत कटिंग करके यहाँ लगाया है, तो बहुत बड़ा एडिटोरियल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही मैंने यहाँ शो करें। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत अच्छी काम करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास यूनिक कंडीशन है, क्योंकि लार्ज माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कफोर्स कुड हैव रिड्यूस्ड डीप डिस्ट्रेस इन द लेबर मार्केट। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसको हुआ है? इनफॉर्मल वर्कर्स को। इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं? जो दिहाड़ी मजदूरी जिन्हें हम बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं, जिनको कोई फॉर्मल सुविधा नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो इन्हें हुआ है। आरबीआई टू सप्लाई इनफ लिक्विडिटी वर लाउडेबल बट दे वर इनएडुकेट। आरबीआई ने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, ये आरबीआई की तारीफ भी कर रहे हैं दोनों लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल आरबीआई ही इस कंडीशन को सुधार नहीं सकती है। आपको पता होगा कि आरबीआई ने जो आपका जो लोन अमाउंट था उसको भी बोल दिया कि 6 महीने आप लोन मत जमा करिए, लोन की जो किस्तें हैं उसके 6 महीने के बाद जमा करिएगा। और भी बहुत सारे मेजर्स आरबीआई ने करे, आरबीआई ने अपना पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो आरबीआई ने बहुत कुछ करा, लेकिन केवल हम आरबीआई के भरोसे नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा ये लोग तारीफ कर रहे हैं एमजी नरेगा की, लेकिन ये भी बोल रहे हैं केवल एमजी नरेगा से सारे लोग एमजी नरेगा में ही जाएंगे तो ऐसे कैसे सबको आय मिल पाएगी। इस बार ये देखा गया ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे लोगों ने एमजी नरेगा में काम करने की इच्छा जाहिर करी है और इसमें ग्रोथ रेट भी आई है 53% हायर देन लास्ट ईयर। मतलब इतने लोग 50% ज्यादा लोग अब जॉब मांग रहे हैं अंडर एमजी नरेगा। इसको देखते हुए सरकार ने जो एमजी नरेगा में जो वेजेस थे उसको भी बढ़ा दिया था, शायद 20 रुपए बढ़ा दिया था, मेरे को जितना ध्यान आ रहा है। पहले शायद 180 के आसपास था, फिर 200 हो गया, अब 200 रुपया कुछ हो गया, 200 प्लस ही है कुछ, 5-6 रुपया, मेरे को इतना डिटेल नहीं पता। लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन सरकार ने एमजी नरेगा के वेजेस को भी बढ़ाया था। अब ये बोल रहे हैं एमजी नरेगा वर्क एट सब्सिस्टेंस वेजेस इज क्लियर साइन that there is no true economic recovery। अब जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वो तो कह रहा है कि वी शेप्ड रिकवरी हो रही है इंडिया की, लेकिन ये ऑथर साहब ऐसा कर रहे हैं कि कोई रिकवरी नहीं हो रही है, सब पागल बना रहे हैं। आगे चलते हैं। One of the worst phase of economic disparity between the rich and the poor is the most nations। यही मैं चीज यहां समझाने वाला था आपको, जो यहां लिख भी दिए इन्होंने कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अमीर जो है वो और अमीर बनता जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब बनता जा रहा है। तो इसका फर्क नहीं पड़ता जीडीपी कितनी बढ़ रही है कम हो रही है, आपको देखना चाहिए कि लोगों में इकोनॉमिक डिफरेंस कितना है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी है। अब थ्रेट्स क्या क्या है? सोरिंग असेट प्राइस एंड सप्लाई शॉक मस्ट आल्सो लेड टू अ राइज इन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। आपकी जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो भी बढ़ चुकी है। फिर आरबीआई ने टाइटन कर दिया इंटरेस्ट रेट एट अ लीस्ट पॉज द लोअरिंग ऑफ रेट्स। अब ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने बहुत अच्छा काम करा। आपको पता होगा आरबीआई ने जो है अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। इंटरेस्ट रेट को कम इसलिए कराया ताकि आप लोन लेने जाएं तो आपको कम ब्याज दर पे लोन मिल जाए। अब कम ब्याज दर है तो हर कोई इंसान लोन लेना चाहेगा। अगर आप लोग लोन लेंगे तो जो मार्केट में पैसा जाएगा, आपके पास पैसा आएगा तो ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास एनपीए की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आप डिटेल में मत जाइए। एनपीए होता है कि जो लोग अपना पैसा जमा नहीं करते हैं लोन का, तो उसको हम एनपीए में डाल देते हैं। जैसे आपने लोन लिया और आपने आरबीआई का या बैंक का पैसा वापस नहीं किया तो जो बैंक वाले हैं वो उसको एनपीए घोषित कर देते हैं। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आगे चलते हैं। द स्लो डाउन। अब क्या करा कि अब सरकार बोल रही है आत्मनिर्भर भारत पे जाइए, आत्मनिर्भर भारत पे जाइए। इस चक्कर में क्या हुआ, सरकार ने एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं लेकिन इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपने बहुत सारे आप जो चीजें उससे बाहर निकलते जा रहे हैं। जैसे आरबी जो हमारी इंडिया है वो आरसीईपी
इससे भी बाहर हो चुकी है, RCEP रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, तो इससे भी बाहर हो चुकी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ऑथर साहब, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऑथर साहब बोल रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि जीएसटी में बहुत घोटाला हो रहा है। जीएसटी में क्या हो रहा है कि सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको पैसा देना चाहिए था स्टेट को। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हैं, कि सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर कंपेंसेशन करती थी फॉर स्टेट, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स सरकार ने स्टेट को हेल्प नहीं करी फॉर जीएसटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट को बाहर से पैसा लेना पड़ा। अब स्टेट जो अगर बाहर से बोरोइंग करेगी तो उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सरकार जितनी आय प्राप्त करती है और कितना खर्च करती है उसके बीच का डिफरेंस। तो अब सरकार को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिया नहीं, लेकिन सरकार को हेल्प तो करनी थी कोरोना के टाइम में। तो सरकार ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बाहर से पैसा उठाया, जिसको हम बोलते हैं बोरोइंग ऑफ मनी। बोरोइंग ऑफ मनी, अब बोरोइंग ऑफ मनी बाहर से उठाओगे तो भाई पैसा रिटर्न भी तो करोगे, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। मैं यहाँ समझ रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टर्म्स यूज कर रहा हूँ, मैं सारे इकोनॉमिक टर्म्स आपको समझा नहीं सकता हूँ इतने छोटे लाइफ स्पेन में, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमी भी आपको अच्छे से समझाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं थोड़ा इकोनॉमी भी आपको पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। अगर कुछ बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि इस वाले एडिटोरियल में, क्योंकि एक अच्छे इकोनॉमिक्स टी हैं दोनों, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इकोनॉमी का यहाँ पे यूज करा है। तो यहाँ मैं मान सकता हूँ कि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसी बात है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एग्रीकल्चर हैज ऑल्सो बीन रैंक्ड इन राइजिंग एंगर। अभी इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें ये सारे जितने भी सेक्टर है, इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सब गिर गए। केवल एक सेक्टर है जिसने ग्रोथ करी है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। मान एग्रीकल्चर का रिएंट 3% से ग्रोथ करा है। तो एग्रीकल्चर एक इकलौता सेक्टर है जो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ही मानता है जो कोविड के टाइम में ग्रोथ पे आया है। लेकिन अभी सरकार ने 3 नए लॉ ले आए हैं तो फिर से फार्मर्स को डिस्ट्रेस में डाल दिया है। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए एज अ यूबीआई। यूबीआई क्या होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि हर इंसान को एक मिनिमम इनकम मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस वालों का ये अगला एजेंडा भी था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम यूबीआई लाएंगे। यूबीआई क्या होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसको उन्होंने नाम दिया था न्याय, न्यूनतम आय योजना या मिनिमम इनकम सपोर्ट, कि कोई कैसा भी आदमी है, गरीब है या अमीर है, उसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, मतलब जैसे 5,000 या 3,000 रुपए पर महीना देंगे, उससे वो उसकी फैमिली या वो कुछ भी कर सके। तो ऐसा ये बोल रहे हैं कि सरकार को भी ऐसा यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह कुछ लाना चाहिए। तो आपका एक आंसर भी लिख सकते हैं आप इस पर, क्योंकि मैंने सारे यहाँ प्रॉब्लम्स भी आपको बता दिया, सारे सॉल्यूशन भी बता दिए। तो एक अच्छा एडिटोरियल था जो इन्होंने लिखा था, मनमोहन सिंह साहब ने और चिदम्बरम साहब ने, तो मैंने आपको समझा दिया। जिसको जो लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और भाई अगर 100 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम 50 लोग या 60 लोग लाइक तो कर सकते हो यार। मैं अब ये नहीं बोल रहा कि व्यूज मेरे को ज्यादा चाहिए, जितने लोग देख रहे हो उतना ही अपना दो। अगर आप अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लाइक्स नहीं करना तो कमेंट करके आंसर बताइए, और जो बच्चे कमेंट नहीं करते वो लाइक करें या डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो कमेंट, सबसे बेस्ट क्या होता है, कमेंट में आंसर लिखें, वो सबसे बढ़िया तरीका है। आगे चलते हैं। नोवैक्स टू बी मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शो 89% एफिकेसी इन यूएस। तो अब ये नई कोई वैक्सीन बननी है नोवैक्स, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 89% एफिकेसी इतना दिखाया है यूके में। तो ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसे इंडिया में कौन बनाएगा। ये बाहर की वैक्सीन है जो यूएस बेस्ड वैक्सीन है, इसे अब इंडिया में जो SII बनाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाएगा। ये बस आपको पता होना चाहिए कि नोवैक्स कहाँ की वैक्सीन है, तो यूके की वैक्सीन है और ये इंडिया में SII बनाएगा। इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करी है, 89% शो करी है। साउथ अफ्रीका में इसने 60% ही एफिकेसी शो करी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा वायरस का वेरिएंट प्रोड्यूस है। वेरिएंट जिसे हम बोलते हैं ना कोरोना वेरिएंट, कोरोना भी जो है वो कई वेरिएंट्स में आ चुका है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में इतनी अच्छी एफिकेसी नहीं है। तो देखिए इंडिया में क्या होता है, बस आपके एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए नोवैक्स क्या है। नोवैक्स एक वैक्सीन का नाम है जो यूके बेस्ड है, इंडिया में SII बनाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा। आगे चलते हैं। हाई पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ कैन लीड टू पॉवर्टी। अब इधर भी बहुत अच्छी बात करी गई है कि जो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है सब, आज पूरा न्यूज़पेपर ही इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड है कि इंडिया जो केवल 1% खर्च करता है अपना कहाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसको बढ़ाना चाहिए, 1% से कितना करना चाहिए खर्च, 2.5 to 3% करना चाहिए ऑफ GDP का, कहां पर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कुछ काम चलेगा। ये यहाँ बोल रहे हैं सर्वे फॉर राइज इन पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंड टू 3% ऑफ GDP। तो यही इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि किसी भी तरह आप अपने हेल्थ में पैसा बढ़ाइए, आप बहुत कम पैसा देते हो। अभी क्या है, यू कैन डिक्रीज द OPP फ्रॉम 65% to 30% ऑफ ओवरऑल हेल्थ स्पेंड। अभी मान के चलिए ये चीज ये बोलना चाह रहे हैं
कि अगर आज कोई एडमिट होता है तो उसमें से मान के चलिए 100 रुपया लगता है उसका बिल का खर्चा, तो उसमें से 65% जो है वो उस पर्सन को बियर करना पड़ता है। मान के चलिए 100 रुपया खर्च होता है तो 65 रुपए उस बंदे को पे करने पड़ते हैं, और बाकी के जो पैसे बचे, जैसे 35 बचे, हाँ 35 रुपए जो बचे वो सरकार देती है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको घटा के 65% को घटा के 30% कर देना चाहिए कि 70 रुपया जो है वो सरकार देगी और 30 रुपया पब्लिक स्पेंड करेगी, तब फायदा है। ये कब हो पाएगा? जब हम अपना जीडीपी को बढ़ा देंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, मैंने आपको समझा दिया। इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं 65% टू 30%, इसको बोलते हैं OOPP। ओ अरे यार पेन बंद हो गया, OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो सर अपने मतलब पॉकेट से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है 65%, इसको हमें घटाना है, कहां तक लाना है? 30% तक लाना है। ऐसी बात हो रही है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, अच्छे पॉइंट्स हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, कोर सेक्टर आउटपुट श्रैंक्स 1.3% इन दिसंबर। तो अभी कोर सेक्टर जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया। आज का क्वेश्चन यही है कि हमारे टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन 8 का नाम बताएंगे आज कमेंट सेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चा देख रहा है प्लीज बताए। आगे चलते हैं, हेल्थ आउटकम इन PMJ स्टेट्स बेटर। तो अभी ये देखा गया है कि जिन भी स्टेट्स में जन आरोग्य योजना, जो जन आरोग्य योजना है PM मोदी की, वो जहां जहां चल रही है वो स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके मोर्टेलिटी भी कम हो गई है, उनका जितना डिजीज है वो भी सब कम हो गया है। तो ऐसा देखा गया है। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, फिर भी मैंने बता दी। आगे चलते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर सारा कवर हो गया। जिनको भी हमारे नोट्स चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। हमारी शाम को एक करंट अफेयर सीरीज भी चल रही है, तो हम लोगों को देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चाहे वो यहाँ इंक्वायरी करके ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर इतना ही था। जितने भी लोग देख रहे हैं वो आंसर देंगे कितने हमारे कोर सेक्टर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आता तो नो लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। आप मुझे बताइए, आपके कमेंट से ही मैं इंस्पायर हो सकता हूँ और उसी से मैं कुछ कर सकता हूँ आगे, कि मेरे को क्या करना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए जो उनको चाहिए। अगर कोई चाह रहा है कि इकोनॉमिक के लेक्चर्स लाएं सर, तो वो भी बताइए, या कुछ और लेक्चर्स लाएं तो वो भी बताइए। ये मेरी इंस्टा की आईडी है शिवम_त्यागी_ST, तो यार फॉलो कर लो यार, आपको कुछ सिखाऊंगा ही वहां पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करना चाह रहे तो स्टडी फंडा को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे तो फ्री इन्फोग्राफिक्स पढ़े, आपकी पढ़ने में आसानी होगी। सो टेक केयर गाइस, मेहनत करते रहिए, विश्वास रखिए आपका होगा, और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू गाइस।